है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपके लिए कमोडिटी बाजार की खबरों के साथ बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स और आपके सवालों के जवाब भी देते हैं। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ दो मेहमान हैं। राजीव कपूर हैं ट्रस्ट लाइन सिक्योरिटीज से, अनुज गुप्ता है IIFL सिक्योरिटीज से। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। सवाल पूछने का तरीका बेहद ही आसान है। आप हमारे नंबर 9136934058 पर अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे सोशल मीडिया पेज के जरिए भी अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। अपना नाम और अपना शहर का नाम भी साथ में ज़रूर भेजें। बिना नाम लिखे अपने कोई भी सवाल नहीं भेजें। चलिए, अब सबसे पहले आज बात होगी गोल्ड और सिल्वर की, क्योंकि आज एक अहम फैसला आने वाला है। फेड का फैसला क्या होगा, उससे पहले किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए, प्री और पोस्ट किस तरह की तैयारी करें। अनुज जी, क्या करना चाहिए अहम फैसले से पहले? ट्रेडर्स के लिए क्या सलाह है गोल्ड और सिल्वर में आज? विश्वमोहन जी, गुड इवनिंग। देखिए, कल जिस तरीके से CPI के डेटा हमने देखे हैं, तो उससे यही है कि जो फेडरल बैंक का टारगेट था इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, वो धीरे धीरे उस लाइन पर आता हुआ दिख रहा है। हमें लगता है कि जो ये डेटा आया है उससे कहीं ना कहीं हो सकता है कि एक लेस हॉकिश होकर फेडरल बैंक इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करे। हो सकता है कि 0.50 या 0.25 बेसिस का आपको इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो हमने उसका एक नीचे रिएक्शन ये देखा कि जो गोल्ड और सिल्वर है उसमें एक अच्छा बाउंस बैक आता हुआ दिखाई दिया है। पहले से ही हम ये देख रहे हैं कि जो मीटिंग है उससे पहले ही गोल्ड सिल्वर में एक ट्रेंड पॉजिटिव हुआ है। गोल्ड अब देखें तो स्पॉट में $1800 के ऊपर ट्रेड कर रहा है और MCX में करीबन 54,500 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो जो ट्रेंड बना है गोल्ड सिल्वर का, वो अभी पॉजिटिव में है। हमें लगता है कि फेडरल बैंक का जो इंस्टांस है, जो इंस्टांस होगा, उससे पहले ही ये मार्केट ऑलरेडी इसको एक पॉजिटिव वे में लेता हुआ दिख रहा है। तो मेरी सलाह है कि जो भी निवेशक है गोल्ड सिल्वर का, वो यहाँ पर अपनी बाई पोजीशन बना के चल सकते हैं। नीचे अगर गोल्ड उनको करीबन 54,400 54,500 के आसपास मिलता है इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से, तो खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। हमें लगता है कि इवनिंग तक आपको 54,800 54,900 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। सिमिलरली सिल्वर के अंदर भी हमें लगता है कि अगर 68,500 के आसपास के लेवल्स मिले तो खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। ऊपर में 69,000 से लेकर 69,500 तक के लेवल और करीबन 24,000 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। तो साथ में ये भी है कि आप पोजीशन इंट्राडे के लिए बनाएं। मीटिंग से पहले एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि मीटिंग आने के टाइम पर काफी आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा और हो सकता है कि उस फ्लक्चुएशन में आपको और लोअर लेवल्स मिले जहां पर आप अगेन खरीदारी कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो सिल्वर और गोल्ड का ट्रेंड पॉजिटिव है, तो यहाँ पर हमको लोअर लेवल फाइंड आउट करने चाहिए खरीदारी करने के लिए। लेवल पे बाइंग करें। क्या अनुज जी, अगर कोई पोजीशन अगर टारगेट नहीं मीट होते हैं तो क्या इसको कैरी करें या काट ले फेड के फैसले से पहले? देखिए, बिल्कुल फेड के जो 11:30 बजे के आसपास रिजल्ट आएगा, तो उससे पहले मेरी सलाह है कि आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो प्रॉफिट बुक करके एक बार एग्जिट कर लें, क्योंकि जो फ्लक्चुएशन होगी उस टाइम पर काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगी। तो वहां पर एक अपॉर्चुनिटी दोबारा से निकल कर आएगी, क्योंकि वहां पर अगर प्राइस नीचे की तरफ मिलते हैं, नीचे अगर हम एक सपोर्ट लेवल की बात करें तो करीबन $1785 एक काफी अहम सपोर्ट रहेगा और डोमेस्टिक मार्केट में करीबन 53,500 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट रहेगा, जहां पर अगर प्राइस मिलते हैं गोल्ड में तो खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। वहीं अगर सिल्वर की बात करें तो करीबन 66,500 के आसपास एक काफी अच्छा सपोर्ट रहेगा, जहां पर अगर डिप मिलता है तो वहां पे खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। तो ओवरऑल जो पोजीशन लें उसको मीटिंग से पहले प्रॉफिट बुक कर लें और मीटिंग के बाद अगर लेवल सपोर्ट लेवल के आसपास मिलते हैं तो अगेन बाय इनिशिएट कर सकते हैं। सार्थक हैं दिल्ली से, चांदी में इंट्राडे में क्या करना चाहिए? राजीव जी, क्या सलाह देंगे आज इंट्राडे में चांदी में? मोहन जी, थोड़ा करेक्शन का वेट करें। अराउंड 68,400 के आसपास इसमें खरीदारी का ट्रेड कर सकते हैं। 68,300 अभी तक एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह से काम कर रहा था, तो कल बाजार उसके ऊपर गया पोस्ट CPI US CPI नंबर्स, तो मुझे लगता है कि वापस 69,200 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो 68,400 पे खरीदें, 68,000 का स्टॉप लॉस रखें और पोजीशंस को इंट्राडे ही रखें, क्योंकि फेड के मिनट्स के बाद एक अच्छी वॉलेटिलिटी की उम्मीद की जा सकती है। तो कल गैप डाउन गैप अप कुछ भी बाजार हो सकता है। यानी सार्थक के लिए सलाह यही है कि आप इंट्राडे के लिए ही पोजीशन बनाएं, इसे कैरी करने की कोशिश नहीं करें। एक दर्शक है जिनके पास ऑलरेडी पोजीशन है राजीव जी चांदी में, 67,530 रुपए पे शॉर्ट कर रखा है, अब जानना चाह रहे कि क्या करें। विश्वमोहन जी, वेट कर लें थोड़ा सा, क्योंकि ऑलरेडी अगर हम देखें तो काफी सारे पॉजिटिव फैक्टर्स जो थे बुलियंस के, वो ऑलरेडी प्राइस इन हो चुके हैं। अगर कल CPI के नंबर के बाद जो मूवमेंट थी उसमें ये फैक्टर इन हो चुका है कि कल फेड की तरफ से थोड़ा सा सॉफ्ट स्टांस देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि आधा बेसिस मतलब 50 बेसिस पॉइंट
या उससे थोड़ा कम ही इंटरेस्ट रेट बढ़े और कोई उनका स्टेटमेंट भी थोड़ा सॉफ्ट रहे। अगर इसके कुछ विपरीत होता है तो बाजार को थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट कर सकता है, मतलब शॉर्ट पोजीशन में भाव नीचे आ सकते हैं। बट अगर मार्केट 69,500 के ऊपर बंद होता है तो एक बार शॉर्ट पोजीशन को काट के जरूर जाएं, क्योंकि 69,500 का मतलब सिल्वर फिर से एक ऊपर के स्तर पे क्लोज हो रहा होगा। तो वहां पर मैं एडवाइस करूंगा कि शॉर्ट पोजीशन को ना रखें। अगर मार्केट 68,000 के नीचे बंद होता है तो एक बार रिस्क ले सकते हैं 69,500 के स्टॉप लॉस से। तो किशन जो नासिक से, उनका सवाल था कि ये जो शॉर्ट पोजीशन क्या करना चाहिए, तो उनके लिए राजीव जी का ये जवाब। अब रतन सिंगला है पंजाब से, इनका सवाल है कि 1 लाख तक चांदी जा सकती है क्या? क्या लग रहा है अनुज जी, 1 लाख तक चांदी जा सकती है और क्या टाइम फ्रेम होगा, कितने समय में जाएगी चांदी 1 लाख? देखिए 1 लाख चांदी हम काफी समय से देख रहे हैं, इवन ऑलमोस्ट 10-12 साल हो गए, तब से हम यही देखते हैं कि जो टारगेट है वो 1 लाख का आता हुआ दिख रहा है। बट मुझे लगता है कि इतना बड़ा टारगेट को वेट ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जब भी हमने देखा है कि एक निजक तेजी इसमें आती है तो उसके बाद करेक्शन भी आती है। तो इनिशियली जो हम टारगेट कर रहे हैं वो करीबन 75,000 को टारगेट कर रहे हैं। 75,000 अगर ब्रेक होता है तो उसके बाद आपको नेक्स्ट टारगेट 80,000 का देखने को मिलेगा। रिसेंटली जो चांदी ने हाई बनाया था करीबन $30 का, उसको आप एक टारगेट के तौर पर ले सकते हैं। $30 अगर ब्रेक करेगा तो ही इसमें एक अच्छा आगे का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, जहां पर आपको आगे के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल इतना बड़ा टारगेट ना करें, हमारी एडवाइस यही है। आप फिलहाल अगर आपको टारगेट करना है तो आप 73,000 से लेकर 75,000 को टारगेट करें। इंटरनेशनल मार्केट में आप $30 को टारगेट कर सकते हैं। शिवा है नासिक से, क्रूड में इंट्राडे में क्या करना चाहिए? राजीव जी, क्रूड में क्या करे शिवा? विश्वमन जी, क्रूड में मुझे लगता है कि एक बार क्रूड ने थोड़ा सा बॉटम बनाया है और पिछले 2 दिन की जो क्लोजिंग रही काफी पॉजिटिव रही है। और एक इम्पॉर्टेंट एक बैरियर था अराउंड 6230 का, जिसके ऊपर कल बाजार बंद हुआ और आज सुबह से उसके ऊपर ट्रेड भी कर रहा है। अगर इंट्राडे के लिए अगर मार्केट अराउंड 6200 आता है तो वहां खरीद सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है थोड़ा 6100 के आसपास का मेंटेन कर सकते हैं। और अगर अदरवाइज ये नीचे नहीं आता और 6320 के ऊपर सस्टेन करता है तो वहां पर भी खरीदारी कर सकते हैं। और उस स्थिति में जो है स्टॉप लॉस 6250 का लगा सकते हैं 6430 के टारगेट के लिए। तो मतलब 2 सिनेरियो मैंने बताए हैं। अगर मार्केट करेक्ट करता है तो अराउंड 6200 6100 के स्टॉप लॉस से बाय करें फॉर 6300। अगर 6320 के ऊपर सस्टेन करता है, मार्केट नीचे नहीं आता है, तो 6320 के ऊपर बाय कर सकते हैं 6250 के स्टॉप लॉस से 6450 के लिए। दोनों सिनेरियो आपको देखना है, लेकिन जो भी ट्रेड करे बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं करे। प्रमोद है बरेली से, ये भी क्रूड पर ही इनका सवाल है। क्रूड में आप क्या राय देंगे अनुज जी प्रमोद को? देखिए क्रूड में हमें लगता है कि एक ट्रेंड पॉजिटिव रहा है। जिस तरीके से एक बाउंस बैक हमने लोअर लेवल से आते हुए देखा है, हमें लगता है कि एक अपसाइड मोमेंटम यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से एक डिमांड और एक पाइपलाइन जो बंद हुई है, सप्लाई थोड़ा डिस्टर्ब हुआ है, उससे हमें लगता है कि क्रूड के प्राइसेस में तेजी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर मैं एक ऑप्शन का कॉल देना चाहूंगा। 6500 का कॉल ऑप्शन करीबन 30 रुपए के आसपास चल रहा है, उसमें खरीदारी कर सकते हैं। 5 रुपए का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट ऊपर 60 रुपए तक देखने को मिल सकता है। तो काफी अच्छे रिस्क रिवॉर्ड पे है। हमें लगता है कि इंट्राडे के अंदर आपको यहाँ पर अच्छा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो 6500 का जो कॉल ऑप्शन है क्रूड का, उसमें खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। अगले दर्शक है मयंक गुप्ता है यूपी से, कॉपर और जिंक में क्या ट्रेड लेना चाहिए? राजीव जी, क्या ट्रेड लें कॉपर और जिंक में? देखिए कॉपर और जिंक दोनों ही थोड़ा पॉजिटिव नोट पे। हालांकि कॉपर एक रेसिस्टेंस फेस कर रहा है अराउंड 710 715 का, और 710 के ऊपर इतने 3-4 अटेम्प्ट के बाद ऊपर अभी क्लोज भी नहीं कर पाया। तो 710 के ऊपर क्लोजिंग होने पे डेफिनेटली एक अच्छा मोमेंटम गैदर करेगा। बट इंट्राडे के लिए मुझे लगता है कि कॉपर को 705 के आसपास खरीद सकते हैं 710 के टारगेट के लिए। एंड जिंक में भी 287 के आसपास एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। तो आज भी मार्केट ने अराउंड वहीं पर एक सपोर्ट लिया ऊपर 92 के करेक्शन आने के बाद। तो अराउंड 288 पर खरीद सकते हैं। 287 से नीचे का स्टॉप लॉस रखें। 290 का पहला टारगेट रखें, 292 का दूसरा रखें। ओके। अगले दर्शक है इसके बंसल है ग्वालियर से, लेड इन्होंने लॉन्ग कर रखा है 187 रुपए 50 पैसे पर। अब उम्मीद है इनको 195 रुपए तक जाने की। अनुज जी, क्या लग रहा है आपको 195 रुपए लेड जाएगा?
और देखिए रिसेंटली हमने लेड के अंदर एक अच्छा खासा मोमेंटम आते हुए देखा है। नो डाउट कि ये कमोडिटी लोअर लेवल पर एक सपोर्ट बना के रिकवर हुई है। हमें लगता है कि इनको होल्ड करना चाहिए। 187 एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, 187 188। अगर वो ब्रेक होता है तो हम इसमें कॉन्ट्रैक्ट हाई ब्रेक होते हुए देखेंगे। उसके बाद हमें लगता है कि 192 194 का नेक्स्ट टारगेट रहेगा। तो कमोडिटी नो डाउट की पॉजिटिव ट्रेंड में है, हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बना रही है टेक्निकल चार्ट्स पे। तो मुझे लगता है कि इनको होल्ड करना चाहिए। 188 का एक टारगेट रहेगा, उसके ऊपर 192 का नेक्स्ट टारगेट देखने को मिल सकता है। ओके। अगले दर्शक है नीरज हैं दिल्ली से, सिल्वर मिनी इन्होंने 64,000 रुपए पे शॉर्ट कर रखा है। अनुज जी क्या करना चाहिए इनको? ये फरवरी तक वेट कर सकते हैं। 64,000 रुपए का शॉर्ट है, काफी नीचे है भाव। क्या इनका भाव दिखेगा क्या चांदी में? देखिए आज मीटिंग है। मुझे लगता है कि उस मीटिंग में एक बार इनको मोमेंटम देखने को मिलेगा, तो जो भी डिप मिलता है उसमें निकल जाए, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड है कि जो इंटरेस्ट रेट है उससे काफी हद तक गोल्ड सिल्वर को सपोर्ट मिलेगा। जो डिसीजन आना है, जो फेडरल बैंक की कमेंट्री आएगी, उससे काफी हद तक सपोर्ट मिलेगा। तो हमारी सलाह है कि जो भी डिप मिलता है आप निकल जाए। अदरवाइज आप अपनी ओवरऑल पोजीशन में 70,500 का एक स्टॉप लॉस लगा के रखें। अगर वो लेवल ब्रेक होता है तो फिर आगे इसमें और तेजी देखने को मिलेगी। अगले दर्शक का भी सिमिलर सवाल है। मोनिका हैं अजमेर राजस्थान से, सिल्वर माइक्रो है, इन्होंने 63,400 रुपए पे शॉर्ट कर रखा है। क्या करना चाहिए राजीव जी इनको? विश्वमोहन जी सेम आंसर है। देखिए क्लोजिंग का स्टॉप लॉस रख लें 69,500 के अगर ऊपर क्लोज करता है चांदी तो वहां पर शॉर्ट को एक बार निकल जाएं। अदरवाइज थोड़ा वेट करें। अगर कल कुछ इस तरह का शाम को कमेंट आता है जिसमें थोड़ा सा भी डोविश स्टेटमेंट हुआ फेड का, तो एक करेक्शन आ सकती है और फिर उस करेक्शन में अराउंड 66.65 के आसपास एक बार पोजीशन से वाइंड अप करें, क्योंकि ओवरऑल जो ट्रेंड है अभी भी स्ट्रांग है। जब तक चांदी अब 63,000 के नीचे बंद नहीं होती, आई थिंक ये पॉजिटिव ही रहने वाली है आने वाले समय में। कृष्ण मुरारी है कोटा से, कोरिएंडर पर जाना चाह रहा है कि धनिया में आगे तेजी बन सकती है क्या? अनुज जी क्या लग रहा है, कोरिएंडर में तेजी आएगी? काफी दबाव दिख रहा है, बाकी भी स्पाइसेस के मुकाबले दबाव यहाँ पर ज्यादा दिख रहा है। क्या तेजी आती दिख रही है क्या आपको कोरिएंडर में? देखिए टेक्निकल चार्ट्स पे अगर देखें तो मार्केट ओवरसोल्ड जोन में आ गया है। तो यहाँ पर मुझे लगता नहीं कि यहाँ से और ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेगी। हमारा मानना है कि एक बार 8,300 8,400 के आसपास के लेवल्स मिलें तो वहाँ पर खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। हमें लगता है कि ऊपर में 9,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो शॉर्ट कवरिंग के चलते प्राइसेस बाउंस ले सकते हैं। तो ये लेवल पे बिकवाली की सलाह नहीं है। हमें लगता है कि यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग रहेगा। तो 8,400 8,500 के आसपास खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। प्रशांत है आसनसोल से, जिंक और एल्युमिनियम लॉन्ग कर रखा है इन्होंने 258 रुपए पे जिंक, एल्युमिनियम 205 रुपए 20 पैसे में। राजीव जी क्या करना चाहिए जिंक और एल्युमिनियम में इनको, प्रशांत को? देखिए विश्वमोहन जी, जिंक जो है अराउंड 292 के आसपास अच्छा रेसिस्टेंस ले रहा है, 292 94 के बीच में। तो वहां पर थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट बुक करें। अगर 94 के ऊपर 92 के ऊपर जिंक सस्टेन करता है तब फिर से बाय में आ सकते हैं, क्योंकि उसमें ब्रेकआउट की स्थिति बनेगी और फिर एक अच्छा मोमेंटम ऊपर का मिल सकता है। एंड सिमिलर वे में एल्युमिनियम भी 214 215 के बीच में एक अच्छा रेसिस्टेंस फेस कर रहा है और वहीं से 207 8 के आसपास आता है। तो 15-16 के आसपास आए तो वहां पर एक बार एल्युमिनियम में प्रॉफिट बुक करें और नीचे में करीबन 7 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस रखें। नेचुरल गैस इन भी है इनके पास, लॉन्ग है, क्या करना चाहिए राजीव जी नेचुरल गैस में इनको? नेचुरल गैस देखिए काफी वॉलेटाइल कमोडिटी है। अगर हम देखें तो 3-4 दिन में ही काफी बड़ी ऊपर में तेजी दिखाती है और फिर एक डीप करेक्शन भी लेती है। हालांकि ओवरऑल ट्रेंड ऐसा लगता है कि अभी इसने पॉजिटिव मोमेंटम गैदर किया है, ये कंटिन्यू करना चाहिए। बट आज इंट्राडे के लिए मुझे लगता है कि थोड़ा करेक्शन आ सकता है, 530 तक नीचे में फिसल सकता है नेचुरल गैस। ओके। एक दर्शक है जीतू हैं ग्वालियर से, राजीव जी आपसे ही सवाल जानना चाह रहे हैं कि चना और सरसों का वायदा क्या इस महीने शुरू हो सकता है क्या? इस तरह की कोई खबर आपके पास है कि? हालांकि रेगुलेटरी डिसीजन है, आप क्या कहना चाहेंगे? आपके फॉलोअर है इसलिए आपसे सवाल पूछ लिया। नहीं, इसके बारे में तो कुछ कह नहीं सकते जब तक रेगुलेटर की तरफ से कोई संकेत नहीं आता या कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आता। ये तो बताना बहुत मुश्किल है कि इस महीने होंगे या अगले महीने होंगे। ये सब तो हमें सेबी पे ही छोड़ना पड़ेगा। अनुज जी क्या उम्मीद है? 21 दिसंबर को 1 साल पूरा हो रहा है, क्या इसके बाद शुरू होने की उम्मीद है? क्या कुछ नोटिफिकेशन आने वाला है? देखिए एक्सपेक्टेड लग रहा है कि शायद 21 तारीख से ही आपको ये खुशखबरी देखने को मिले।
ऐसा वाइब्स आ रही है कि शायद 21 तारीख को ये कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च एंड हो रहा है, तो उस दिन ही आपको अच्छी कुछ खबर देखने को मिले। और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जिस तरीके से रिकमेंडेशंस गई हैं डिफरेंट डिफरेंट एसोसिएशन से, एक्सचेंजेस से, क्लाइंट साइड से, किसान की तरफ से, तो मुझे लगता है कि इस बार कुछ पॉजिटिव आउटकम देखने को मिलेगा और जल्दी ही हम दोबारा से जो भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट बैन हुए थे एग्रीकल्चर में, वो हम दोबारा से यहाँ पे ट्रेड कर पाएंगे। चलिए, उम्मीद है कि 21 दिसंबर जब 1 साल पूरा हो तो हो सकता है कि कुछ अनाउंसमेंट, तो ज़रूर उस पर कुछ नोटिफिकेशन आएगा। हमारे साथ वीबी मेहता साहब भी हैं, ईडी हैं सीके, और साथ ही राजीव यादव जी हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है ऑरिगो कमोडिटीज़ के। आप दोनों मेहमानों का भी स्वागत है। सबसे पहले मेहता जी, आपसे अभी एक दर्शक पूछ रहे थे कि क्या सरसों का वायदा शुरू हो जाएगा क्या इस महीने, आपको क्या सेंस मिल रहा है सर? देखिए, 21 तारीख लास्ट डेट है। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है कि भाई पॉजिटिव थिंकिंग चल रहा है गवर्नमेंट में कि वायदा फिर से खुल जाए, मगर हो सकता है ये सारे नहीं खुले। एक दो चीज जैसे सोयाबीन के लिए कुछ ऑब्जेक्शन है और मैं थोड़े वक्त रुक भी जाए तो आई वोंट बी सरप्राइज, पर बाय एंड लार्ज ऐसा लग रहा है कि भाई वायदा खुल देगी। 21 तारीख लास्ट डेट है और वायदा खुल सकता है। जी, आपके सोर्सेस क्या कह रहे हैं? आप भी इंडस्ट्री में बहुत पुराने हैं, आपको क्या उम्मीद है? क्या उम्मीद हम लोग कर सकते हैं क्या 21 दिसंबर जब 1 साल पूरा होगा तो इन वायदा को वापस से शुरू किया जाएगा? विश्वमोहन जी, आपका सवाल मेरे से है? जी जी। अच्छा, थैंक यू। सी, मेरा इसमें टेक ये है कि अभी अगर हम सोइंग देखें मस्टर्ड की, तो सोइंग भी काफी अच्छी चल रही है, पिछले साल से अप्रोक्सीमेटली 9% ऊपर है। तो उस हिसाब से ओवरऑल पॉजिटिव सेंटीमेंट्स ही है। गवर्नमेंट की थॉट प्रोसेस जितना कुछ जानकारों से सूचना मिल रही है कि कुछ पॉजिटिविटी है, बट एनीथिंग टू कमेंट ऑन गवर्नमेंट पॉलिसी इज ऑलवेज डिफिकल्ट। रेगुलेटरी फैसला है, मैं तो ऐसे ही आप लोगों से पूछ लिया हूं, देखते हैं क्या होता है। चलिए, अब एडिबल ऑयल की बात कर लेते हैं। वीबी मेहता साहब हमारे साथ है। सर, आपने रिपोर्ट शेयर किया था कि वेज ऑयल इंपोर्ट नवंबर में 11% बढ़ गया है पिछले महीने के मुकाबले, और पाम तेल को लेकर सबसे ज्यादा चिंता है क्योंकि यहाँ पर रिकॉर्ड इंपोर्ट हो रहा है। जब से इंपोर्ट शुरू हुआ है मंथली सबसे बड़े नंबर नवंबर के महीने में देखने को मिल रहे हैं। सर, क्या वजह है? क्या जो ये आरबीडी पाम तेल और आरबीडी पामोलिन और जो क्रूड पाम तेल में जो ड्यूटी का जो डिफरेंस है वो कम है, इस वजह से ज्यादा इंपोर्ट हो रहा है, या इंडोनेशिया के पास स्टॉक बहुत जरूरत से ज्यादा है जो यहाँ पर डंप कर रहे हैं? नहीं, दो रीजन है। एक तो पाम और सॉफ्टवेयर में डिफरेंस काफी ज्यादा है, इसलिए पाम अट्रैक्टिव हो रहा है। नाउ विद इन द पाम, आरबीडी पामोलिन एंड सीपीओ, जो ड्यूटी डिफरेंस खाली 7.5% का है, और वहाँ एक्सपोर्ट ड्यूटी सीपीओ पे ज्यादा है और आरबीडी ओलिन पे कम है। उसके वजह, और इंडोनेशिया में ओवर स्टॉक था जो लास्ट 3-4 महीने में, वो सारा फैक्टर साथ में गिने। इसके लिए भी इंडिया इज बिकमिंग द डंपिंग ग्राउंड फॉर पाम ऑयल, और ये महीने में 15 लाख टन टोटल इम्पोर्ट हुआ, उससे कम से कम 10 लाख टन तो पाम आया, और वो भी कब, जबकि हमारे यहाँ फुल क्रशिंग सीजन है। सोयाबीन की फुल क्रशिंग सीजन है, कॉटन की फुल क्रशिंग सीजन है, ग्राउंडनट की फुल क्रशिंग है। कभी हमने पहले देखा नहीं कि भाई सीजन में जहां हमारी क्रशिंग सीजन नहीं होती तभी इतना इंपोर्ट होता है। एक कोजअप करे, आज अपने पास 27 लाख टन का स्टॉक हो गया, कभी नहीं देखा। जो लास्ट ईयर हम देखे लास्ट नवंबर का तो 16-17 लाख टन था, 10 लाख टन का स्टॉक ज्यादा हुआ, और हमारा कंजम्पशन नहीं है इतना। उसका मतलब क्या हो रहा है कि इंडिया इज बिकम द डंपिंग ग्राउंड, और जो ड्यूटी डिफरेंस कम है उसके वजह से ज्यादा से आरबीडी ओलिन आ रहा है, दैट इज हिटिंग दी लोकल रिफाइनर्स। हमने बार बार गवर्नमेंट का रजूआत की है कि भाई आप मेहरबानी करके ड्यूटी डिफरेंस जो 7.5% का है उसका 15 कर दीजिए। पहले तो बैन कर दिया था, बैन करने की अभी बात नहीं कर रहे, मगर एटलीस्ट 15% का ड्यूटी डिफरेंस हो जाए तो दैट विल डिस्करेज द इम्पोर्ट ऑफ आरबीडी ओलिन। नहीं तो यहाँ के जितने बड़े रिफाइनरी लगे उसकी कैपेसिटी लगे कम हो रही है, और मेरे ख्याल से गवर्नमेंट भी चिंतित है और उसमें कोई डिसीजन लेके उम्मीद है। हाँ जी, ओके, यानी उम्मीद है कि ड्यूटी में यहाँ पे बढ़ोतरी की जाएगी, आरबीडी पामोलिन और जो क्रूड पाम तेल का जो डिफरेंस है उसे बढ़ाकर एक गैप को बड़ा किया जा सकता है। अब दूसरा सवाल मेरा सर होगा कि आप लोगों ने क्या सरकार को इस तरह की कोई चिट्ठी लिखी है क्या इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह में वापस से बढ़ोतरी करने के लिए? नहीं, खास तौर पे हमने जो लिखी चिट्ठी वो आरबीडी ओलिन पे ड्यूटी बढ़ाने की बात की है, ताकि दो पर्पज हो जाए। एक तो इम्पोर्ट पे थोड़ा चेकवेट हो,
और साथ में ड्यूटी डिफरेंस बढ़ने से क्रूड ज्यादा है और रिफाइन कम है, वो हमने लिखा है। वो बाकी जो सोयाबीन और सनफ्लावर में आप ड्यूटी कैसे बढ़ा सकते हैं? आपने कोटा डिक्लेयर कर, गवर्नमेंट ने कोटा डिक्लेयर कर दिया 0% ड्यूटी वाला, तो आपने हाथ अपने काट लिया है, उसमें ड्यूटी आप बढ़ा नहीं सकते हैं। तो लिखने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप कोटा दे रहे हैं, कोटा 0% वाला है, तो लिखने से फायदा नहीं है। यादव जी, अब आपसे मेरा सवाल होगा, आप मस्टर्ड सोइंग की बात कर रहे थे, तो किस तरह के सोइंग की रिपोर्ट आ रहे हैं और क्या इस साल रिकॉर्ड उत्पादन की उम्मीद करें क्या सरसों की? सेंटिमेंट्स जरूर इस प्रकार के बने हुए हैं। ऐसा जैसा कि मैंने कहा कि अभी हम मोटा मोटा 9% ऊपर चल रहे हैं पिछले साल के कंपैरिजन में। 88 लाख हेक्टेयर्स की सोइंग हो चुकी है और वी आर ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द फैग एंड ऑफ द सोइंग सीजन। तो और प्राइसेस भी जो है वो रीजनेबल से ही रेंज में बने हुए हैं। 6600 6650 के लगभग पर क्विंटल के हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं। ओवरऑल अगर वेदर ने सपोर्ट दिया तो मैं ऑप्टिमिस्टिक हूं कि हमें सरसों में एक अच्छी क्रॉप देखने को मिलेगी। सर, मेहता जी, आपको लग रहा है कि भाव यहां से और नीचे आने की संभावना है क्या, जिस तरह के इंपोर्ट नंबर देखने को मिल रहे हैं अभी नवंबर के महीने में? आप एडिबल ऑयल की बात कर रहे हैं? जी जी, खाने की तेल की बात कर रहा हूं सर। देखिए, इतना प्रेशर है, इतना स्टॉक है और लोकल क्रशिंग अच्छा है, तो डेफिनेटली प्राइस पे प्रेशर रहेगा और रहेगा ही। अभी कितना नीचे आएगा वो एक इंटरनेशनल मार्केट है। अगर इंटरनेशनल मार्केट फिर से स्ट्रांग हुई तो अपने यहाँ नीचे नहीं आएगा, मगर इंटरनेशनल मार्केट थोड़ी कमजोर हुई तो इसकी इम्पैक्ट आती, क्योंकि हमारी जो इम्पोर्ट डिपेंडेंस है 65% इम्पोर्ट डिपेंडेंसी है। तो कभी भी जब इंटर से भाव बढ़ता है तो हमारे यहाँ भी भाव बढ़ता है और वहाँ कम होता है तो हमारे यहाँ कम होता है। तो उम्मीद है कि और अपना लोकल अवेलेबिलिटी काफी ज्यादा है, इसकी वजह से प्राइस पे प्रेशर रहेगा। ज्यादा ऊपर जाने की में गुंजाइश कम लग रही है, थोड़ा नीचे जा सकता है। यानी भाव पर दबाव बना रहेगा, क्योंकि जिस तरह की सप्लाई की स्थिति है अभी फिलहाल, तो ऐसे में लग रहा है कि भाव नीचे ही आएंगे। और जो सोइंग के नंबर, जो रवि सीजन के जो सोइंग के भी नंबर आ रहे हैं ऑयल सीड्स के, वो भी बेहतर आ रहे हैं। शुक्रिया मेहता जी आपका। अब राजीव जी, आपसे मेरा दो और सवाल होगा। सबसे पहले सोइंग की बात हो रही तो वही कंप्लीट कर ले। व्हीट सोइंग को लेकर क्या रिपोर्ट आ रही है? अब तक की जो सरकार की रिपोर्ट है वो 25% ज्यादा दिख रही है। क्या इस साल रिकॉर्ड उत्पादन की उम्मीद करें? हालांकि पिछले साल मौसम ने साथ नहीं दिया और तापमान अचानक से बढ़ गए जनवरी फरवरी के महीने से ही, जिससे यील्ड पर काफी असर गिरा। लेकिन क्या इस साल उम्मीद है बेहतर गेहूं के फसल की? विश्वमोहन जी, इसमें जितने भी ट्रेडिशनल वीट ग्रोइंग स्टेट्स हैं, चाहे वो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, एमपी वगैरह, इन सब में सोइंग बहुत अच्छे रुझान आ रहे हैं। कहीं कहीं पर 25 से 30% की इंक्रीज चल रही है। उसका मेन कारण अगर आप समझे कि इस बार मानसून का लेट डिपार्चर पूरी कंट्री से हुआ था, जिसके कारण सॉइल मॉइस्चर अच्छा बना हुआ है। तो एक वो अट्रैक्शन था फार्मर्स को सोइंग के लिए, वीट की सोइंग के लिए जाने के लिए। और दूसरा, पिछले साल प्राइसेस की अच्छी रियलाइजेशन रही है गेहूं में, इसलिए भी इस बार सोइंग बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। अब तक 256 लाख हेक्टेयर की सोइंग हो चुकी है। और अच्छी बात यह है कि कुछ जैसे नॉन ट्रेडिशनल, जैसे गुजरात हो गया, बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इनमें भी हमने एकरेजेस में काफी बढ़ोतरी देखी है अभी। सर, ओवरऑल आई एम एक्सपेक्टिंग ए गुड क्रॉप इफ द वेदर प्लेज गुड सपोर्ट फ्रॉम हियर ऑन। ओके, यानी मौसम ने साथ दिया तो इस बार अच्छे फसल की उम्मीद कर सकते हैं। देखते हैं क्या होता है, जनवरी तक स्थिति और बेहतर हो सकती है। चलिए अब बात कर लेते हैं मक्के के एक्सपोर्ट बैन की। बात चल रही है पूरी इंडस्ट्री में, और खास करके पोल्ट्री और स्टार्च मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ने इसकी मांग रखी है और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने कॉमर्स मिनिस्ट्री को यह प्रस्ताव भेज भी दिया है बैन को लेकर। लेकिन क्या लग रहा है राजीव जी, आपको लग रहा है कि सही वक्त है क्या एक्सपोर्ट बैन करना? अगर किसानों को अगर अच्छे भाव मिल रहे हैं तो इसमें क्या दिक्कत हुए? See, मेरा पर्सनल आई मीन एट द एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट हैज टू टेक इट्स ओन डिसीजन, बट मेरा जो मानना रहेगा वो इस प्रकार से है कि मक्का हमारे लिए एक नॉन एसेंशियल कमोडिटीज में आती है। इसका मतलब ये हमारी इसके प्राइसेस के बढ़ने और चढ़ने से किसी एसेंशियल कमोडिटी पे या डेली की रोजी रोटी पे फर्क नहीं पड़ रहा है। तो उसमें अगर हम आज की तारीख में अगर हम देखें तो 1962 रुपीज पर क्विंटल का एमएसपी है। अब मार्केट इससे कुछ मंडियों में 100 रुपए और कुछ मंडियों में 200 रुपए ऊपर चल रहा है। अगर अब यहां से हम एक्सपोर्ट बैन लगाते हैं तो कहीं ना कहीं जो ये प्राइस 100 रुपए 200 रुपए ऊपर चल। ओके सर, ऑडियो आपका म्यूट हो गया है राजीव जी।
ओके, शायद ऑडियो में कुछ दिक्कत हो रही, लेकिन उनका यही कहना था कि बहुत एसेंशियल कमोडिटीज ऐसा ही नहीं है कि बहुत ही सेंसिटिव हो कंज्यूमर के लिहाज से, जैसा गेहूं और चावल हो, ऐसे में एक्सपोर्ट बैन अभी वाजिब नहीं है। हालांकि इंडस्ट्री की, पोल्ट्री इंडस्ट्री की अपनी डिमांड है, इस हिसाब से वो इस तरह की मांग रख रहा है। शुक्रिया राजीव जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए और तमाम एग्री के अलग अलग सेक्टर पर अपनी राय रखी। चलिए वापस लौटते, हमारे दोनों मेहमान बने हुए हैं, कुछ और दर्शकों के सवाल ले लेते हैं। अब अगले सवाल है, क्रूड ऑप्शंस पे राय जानना चाह रहे हैं, मंटू सोनी नवी नगर से हैं। अनुज जी, ऑप्शंस में कोई रणनीति है क्या क्रूड में आज? देखिए 6,500 का कॉल ऑप्शन है जो कि करीबन 30 रुपए के आसपास चल रहा है, उसमें खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। 5 रुपए पे स्टॉप लॉस लगा, टारगेट 60 रुपए तक देखने को मिल सकता है, तो 6,500 का कॉल ऑप्शन इंट्राडे के लिए बाय कर सकते हैं। ओके, महेश है हैदराबाद से, 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा। राजीव जी, गोल्ड में क्या करें इंट्राडे के लिए? विश्वमोहन जी खरीदारी करें, थोड़ा करेक्शन आने पर अराउंड 54,500 पर 54,300 का स्टॉप लॉस, 54,800 का टारगेट। ओके, शुक्रिया राजीव जी आपका, और अनुज जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला। कमोडिटी निवेश में फिलहाल इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे स्वदेश विशेष।